बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिक्विड स्टेट। ठीक है, हम गैसियस स्टेट उसके साथ लिंक्ड लॉज हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट आपके पास, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट में क्या है, तो आपको कह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन गैसियस स्टेट। ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि जो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स जो है वो प्री मोमेंट्स करेंगे विद ग्रेटर स्पीड, विद ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा स्पीड के साथ, ठीक है। तो तब आपके पास जो स्टेट ऑफ मैटर होगा वो होगा गैसियस स्टेट। यहाँ पे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स मोमेंट जो है उनका वो डिस्ट्रैक्टेड होगा, कम मोमेंट्स करेंगे, स्लो मोमेंट्स करेंगे, जिसकी वजह से उनका जो स्टेट होगा वो फिर गैसियस नहीं या तो लिक्विड होगा। और अगर उनका मोमेंट्स और भी ज़्यादा, हम उसकी एनर्जी और भी कम कर ले तो तब वो सॉलिड स्टेट होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो आपके पास कह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो उसको हम लिक्विड स्टेट कहेंगे, ठीक है। अगर और स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आपके पास सॉलिड स्टेट आ जाएगा। इसको आप अपनी लाइफ के साथ कैसे लिंक कर सकते हो, तो अगर आप फर्ज करें आप एक हाई स्पीड कार में जा रहे हो, आप एक हाई स्पीड के साथ जा रहे हो, तेज़ स्पीड के साथ जा रहे हो। अब आपसे अब घर पहुंचते हो, आपके बाबा आपसे पूछते हैं कि बेटा फला चौक में एक फलाबंदी की दुकान है, वो खुली थी या आपके पास वहाँ पे कोई बंदा खड़ा था, आपने देखा उसको, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि नहीं बाबा मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी होती है कि आपको इधर उधर देखने का मतलब कि किसी के साथ इंटरेक्ट करने का चांस ही नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, जब गैसियस मॉलिक्यूल बहुत तेज़ घूम फिर रहे होते, बहुत तेज़ वो मूव कर रहे होते, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते। जब वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो तो कम होगा ना। तो इस वजह से वो क्या होंगे कि वो फिर हम कहते हैं कि गैसियस स्टेट, वो एक दूसरे के साथ पहचान ही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब जब लिक्विड स्टेट आता है तो आप फर्ज करें आप बाइसाइकिल से जा रहे हो, स्लो जा रहे हो, ठीक है। तब बाइसाइकिल से आप जा रहे हो तो तब आप इधर उधर देख भी रहे होते हो खूब, वो कहते हैं टहलते टहलते जा रहे होते हो, गाना भी साथ में गा रहे होते हो। तो आप इस तरह जा रहे होते हो आगे। तब आपसे कोई पूछे तो कि पला बंदा था वहाँ पे, कोई खड़ा था, तो आप कहोगे कि हाँ खड़ा तो था, मैंने सलाम भी किया उनको। आपने सलाम भी किया होता है उनको, ठीक है। तो तब आपकी इंटरेक्शन बढ़ रही होती है, इट मीन्स कि आपके दरमियान फोर्सेस आ जाती है, बॉन्ड आ जाता है। तो इसी तरह से लिक्विड में भी होता है, जब मॉलिक्यूल्स स्लो मूवमेंट करते हैं तो उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस हो जाती है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं, मतलब उनके एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बन जाते हैं। जब ताल्लुक़ बन जाते हैं तो वो फिर एक दूसरे से दूर जा नहीं पा रहे होते, एक दूसरे को मतलब वो पहचान आ जाती है उनके दरमियान, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्ज कर आप पैदल जा रहे हो, मतलब बिल्कुल आहिस्ता जा रहे हो, तो तब तो फिर और भी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, फिर तो आप शायद हाथ भी मिला लो, गले भी मिल लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि फिर आपके दरमियान वो रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो जितना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, मतलब कि फोर्स से स्ट्रांग होंगे, तो उतना वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट फॉर्म में रहेंगे, कम एक दूसरे के साथ मतलब कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहेंगे। जैसे आपके मोहल्ले के बंदे होते हैं, वो उनको आप जान पहचान भी रहे होते हैं, उनके बाबा का आपको नाम पता होता है, उनके भाइयों का नाम पता होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पूरे गांव की हम बात करें, शहर की बात करें, जहाँ पे आप बाइक्स वगैरह या साइकिल वगैरह से गांव में घूम पे रहे होते हो, तो सब गांव के लोगों को तो आप नहीं जान रहे होते हो ना, ठीक है। पर इसका बड़ा गांव है तो आप उसको नहीं जान रहे होते हो। अगर पर इसका आप फिर शहर की बात करते हो तो फिर तो वो और भी मुश्किल हो जाता है उनको जानना, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि गैसियस स्टेट में आपके पास परस्पर एक शहर है, तो आप उसके अंदर जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो आप फिर बाई गाड़ी वगैरह से जा रहे होते हो, तो तब आप इतनी पहचान नहीं होती किसी के साथ। गांव की बात करें तो आप साइकिल से जा रहे होते हो तो आप पहचान लेते हो, वो हाय हेलो हो जाता है। मोहल्ले की बात करें तो तब आप जैसे कि सॉलिड स्टेट में होता है, तो तब आप एक दूसरे के साथ पूरा वो जान पहचान आपकी होती है, आप उनको पूरी तरह से जान रहे होते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास है, ठीक है।
कि गैसियस स्टेट में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन फास्टर मोमेंट्स में होते हैं, तेज़ मोमेंट में होते हैं, तो इस वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेपरेशन बहुत कम होता है। लिक्विड स्टेट में वो फिर स्लो मोमेंट्स कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे के साथ उनके इंटरेक्शन आ जाते हैं, फोर्स सेपरेशन क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, ठीक है। और फिर सॉलिड स्टेट की हम बात करें तो उनमें फोर्सेस प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे उनके दरमियान इंटरेक्शंस और भी स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट इज स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोटेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन गैसियस स्टेट। स्ट्रॉन्ग होते हैं गैसियस स्टेट से। दिस फोर्स प्रोटेक्शन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द मॉलिक्यूलर मोशन। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मॉलिक्यूल के एक दूसरे के करीब रख के, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि उनके मोमेंट्स को स्टॉप रख के, उनके मोमेंट्स को स्टॉप रख के। दैट मीन्स कि जब तक मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके बीच में ये फोर्सेस होंगे, जैसे ही वो एक दूसरे दूर जाएंगे तो वो फोर्सेस क्या हो जाएंगे? कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब कि ये इन स्टेट ऑफ फॉर्मेशन और ब्रेकिंग होता है। कभी ये बॉन्ड बन रहे होते हैं, कभी टूट रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर मोमेंट स्टार्ट होती है ना, तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो ये बॉन्ड क्रिएट होते हैं, जब दूर हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि एक के साथ तोड़ के दूसरे के साथ, दूसरे के साथ तोड़ के तीसरे के साथ, इसी तरह से इनके बॉन्ड्स बन और टूट रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स हो जाता है, जबकि शेप उनका फिक्स नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन होल्ड टुगेदर की वजह से उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। यहाँ देखें, मतलब होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर, दैट मीन्स कि उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू स्टॉप मॉलिक्यूलर मोशन, दैट मीन्स कि उसका शेप फिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वो मूवमेंट भी करते हैं रैंडमली, बट विद लो स्पीड दैट वाज इन अ गैसियस स्टेट। जो गैसियस स्टेट में जो स्पीड था उससे क्या होगा? उससे स्लो स्पीड के साथ ये मॉलिक्यूलर मोमेंट्स होगी, ठीक है। अ लिक्विड देयरफॉर पोजेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, बट नॉट डिपेंडेंट शेप और फॉर्म, उनका शेप या जो फॉर्म है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं होता। द सरफेस ऑफ लिक्विड इज़ ऑलवेज लेवल्ड, जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो हमेशा लेवल्ड होता है। जैसे आप ग्लास में या जाम में आप पानी डालते हो तो पानी एक तरह से बिल्कुल लेवल हो रहा होता है, इस तरह नहीं कि एक जगह पे पानी नीचे है, दूसरी जगह पे ऊपर है, एक जगह पे ऊपर है तो दूसरी जगह पे नीचे है, इस तरह नहीं होगा आपके पास, तो हमेशा लेवल रहता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं रहता। फिक्स इन द सेंस कि आप उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जाम में डालोगे तो जाम का शक्ल इख्तियार कर लेगा। और ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंट्स, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंट्स, क्योंकि उनके फोर्स रोटेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि मॉलिक्यूलर मोमेंट्स को भी वो स्टॉप कर सके। हाँ, उन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रख रहे होते हैं, साथ में रख रहे होते हैं, लेकिन स्टॉप उनके मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से जब मूवमेंट स्टॉप नहीं होती तो उनके शेप फिक्स नहीं होते, जबकि अगर उनको इकट्ठा रख रहे हैं दैट मीन्स उनका वॉल्यूम फिक्स होगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। टिपिकल मैंने आपको बताया था, टिपिकल के लिए हम जनरल प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं। टिपिकल और जनरल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि वो सारे लिक्विड्स जो है वो शेयर करते हैं। अगर सारे लिक्विड ये प्रॉपर्टीज़ कोई प्रॉपर्टी शेयर करता है तो उसको हम टिपिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे इंसानों की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उनके दो आंखें होती है, एक नाक होती है, एक मुंह होता है, दो कान होते हैं, ठीक है, उनके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, वो अपराइट मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, चार पैरों से नहीं जा रहे होते एनिमल्स की तरह, ठीक है। तो ये सारी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं। इसी तरह से गैसियस या लिक्विड्स के भी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो सारी लिक्विड्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं, सब में होते हैं वो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले क्या है? वॉल्यूम एंड शेप। तो हमने पढ़ा कि लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट होता है, मतलब महसूस होता है, महसूस स्वाद से लिखा जाता है, ये वाला महसूस, ठीक है। ये ख़ास से निकला है, किससे निकला है? ख़ास से। तो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंडेंट होता है, बट उनका शेप डिपेंडेंट नहीं होता। और आपको मैंने बताया कि क्यों। तो इसलिए कि लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि मॉलिक्यूल्स को एक साथ रख सके, यकजा रख सके, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उनके मोमेंट्स को भी स्टॉप कर सके। तो इस वजह से उनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनका शेप जो है वो चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, विद रिस्पेक्ट टू
कंटेनर, तो आपको कह रहे हैं कि लिक्विड हैज़ नो एज अ डिपेंडेंट वॉल्यूम बट नो डिपेंडेंट शेप, दैट इज़ वाई इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ अ प्लेस। जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में आप इसको रखोगे वही बर्तन की शक्ल ये इख्तियार कर लेगा। ठीक है, अब ये देखिए टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है इवापोरेशन। क्या है? इवापोरेशन। इवापोरेशन देखिए वेपर्स है इसके दरमियान। वेपर्स गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड को कहते हैं। जब आप लिक्विड को किसी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम वेपर्स उसका बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वेपर्स। मतलब वो चीज़ जो नॉर्मली लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, और आप उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो उसका जो गैसियस स्टेट होगा उसको आप उनके वेपर्स कहोगे। क्या कहोगे? वेपर्स, क्योंकि वो इवापोरेशन से आए होते हैं। नॉर्मली तो मतलब पर इसका हम नाइट्रोजन कहे तो नाइट्रोजन के वेपर्स नहीं होते, नाइट्रोजन के वेपर्स हम नहीं कहते। हम क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन इज़ इन गैसियस स्टेट। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो हम कहेंगे वाटर वेपर्स। क्या कहेंगे? वाटर वेपर्स, कॉज वाटर इज़ नॉर्मली इन लिक्विड स्टेट और हमने उसको इवापोरेट करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया होता है, इसीलिए हम कहेंगे वाटर वेपर्स। क्या कहेंगे? वाटर वेपर्स। बाकी चीज़ें जो नॉर्मली गैसियस स्टेट में होते हैं उनको हम वेपर्स नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? वेपर्स नहीं कहेंगे। समझ आ गया? वेपर्स और गैस में क्या फ़र्क है? वेपर्स उन सब्सटेंसेस के गैसियस स्टेट को कहते हैं जो नॉर्मली कौन से स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में, और वो इवापोरेशन से वेपर्स बने होते हैं। ठीक है, मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुए होते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मली गैसियस स्टेट में है तो तब आपने उसको वेपर्स नहीं कहना। क्लियर? द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। आप मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मुख्तलिफ एनर्जीज़ के साथ, मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जी जानते हो? एनर्जी इन मोशन। आपके पास वो एनर्जी जो किसी चीज़ में पाई जाती है जब वो मूवमेंट कर रहा होता है तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उर्दू में इसको हरकी तवानाई कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकी तवानाई। एनर्जी possessed by a body in state of motion। एनर्जी possessed by a body in state of motion। ठीक है, तो the molecules of a liquid move with different kinetic energies। the molecules of the liquid whose kinetic energy are higher, वो molecules जिसकी kinetic energy high होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा different kinetic energy। अब different क्यों है? different क्यों है? तो इसलिए बेटा कि जब आपके पास कोई चीज़ रैंडमली मूवमेंट करती है तो हमने पढ़ा था कि वो फिर उसके कोलिजन्स होंगे। क्या होंगे? कोलिजन्स। ठीक है, तो आपने फिज़िक्स में आप पढ़ोगे कि कोलिजन्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, देखिए कोलिजन 2 टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव कोलिजन और डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव जैसे डिस्ट्रक्शन से निकला है, तबाही से। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कहते हैं जिसमें जैसे कि पेस के ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अगर आप देखें तो इनके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम है। ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है। अब जब ये कोलाइड होंगे, क्या होंगे? कोलाइड। तो देखें इसकी वेलोसिटी जो है जब इसके साथ कोलाइड होगा इसके साथ, तो ये इसको तेज़ कर देगा। जैसे आप किसी गाड़ी को पीछे से धक्का मारते हो ना, पीछे से आप उसको हिट करते हो अपनी गाड़ी से, तो पहली वाली जो गाड़ी होती है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। आप उसको धक्का देना तेज़ हो जाती है, और आपकी गाड़ी जो होती है वो स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो। इस वजह से ये देखिए जब ये कोलाइड करेंगे, जब दोनों के डायरेक्शन सेम है, ये कोलाइड करेंगे तो ये वाला जो पहले वाला है ये तेज़ हो जाएगा, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि ये वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ये टाइप ऑफ कोलिजन कंस्ट्रक्टिव कोलिजन है। अब देखिए इसकी स्पीड इंक्रीज़ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कोलिजन में देखिए, किस में देखें? डिस्ट्रक्टिव में। तो ये देखिए डिस्ट्रक्टिव कोलिजन जब होती है आपके पास, तो अगर प्रेस का ये मॉलिक्यूल भी इस तरफ आ रहा है, ये भी इस तरफ आ रहा है, तो जब ये हिट करेंगे एक दूसरे को तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। ठीक है, तो इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव कोलिजन। तो लिक्विड में भी आपके पास सम टाइम ये कोलिजन भी होती है, ये कोलिजन भी आपके पास हो रही होती है। तो अगर ये कोलिजन हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की कम होती जाएगी, अगर ये कोलिजन हो रही है तो कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज़ के साथ मूव करते हैं। क्या करते हैं?
मूव करते हैं विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। क्लियर? तो यही बात आपको यहाँ पे समझाई गई है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हुज काइनेटिक एनर्जीज आर हायर मूव फास्टर, तेज़ मूव करेंगे, एंड ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब जब वो तेज़ मूव करेंगे तो उसकी वजह से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उस पर वो गालिब आ जाएंगे और वो टूट जाएगा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ द लिक्विड, वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये कि जैसे आपने कभी अगर पानी को उबलते देखा हो तो यहाँ से मॉलिक्यूल एक वो बुलबुले से होते हैं, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, बहुत तेज़ी से। अब जितनी उसकी एनर्जी हाई होती है ना, हाई, ठीक है, तो यहाँ पे जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो इस मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है, तेज़ी से क्या हो रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, तो वो उन फोर्सेस को फिर काबू नहीं कर पाता। जैसे कि आपने वो अगर रेस देखी हो, उसमें एक पट्टा सा होता है जो आगे लगा होता है फिनिशिंग लाइन से, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब कोई बंदा दौड़ के आ रहा होता है, वो फिनिशिंग लाइन के साथ, वो पट्टे के साथ हिट कर रहा होता है, तो वो उस पट्टे को तोड़ देता है, ठीक है, और बाहर निकल जाता है उससे। क्लियर? तो इसी तरह से जैसे आप दरवाज़ा तोड़ते हो ना, दरवाज़ा जब आप परस कर आपके पास लॉक हुआ हुआ है और आप नहीं खोल सक रहे हो, तो आप उसको हिट करते हो ना, वो ऐसे धक्का मारते हो, आप धक्का स्लो मारते हो, नहीं खुल रहा होता, आप और तेज़ मारते हो तो वो परस कहीं नहीं खुला तो और भी तेज़ मारते हो। जब आप और तेज़ मारते हो, इतना तेज़ आप मार लेते हो कि उसके वो जो लॉक की पावर, लॉक की जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो, तो वो लॉक टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होता है कि जब मॉलिक्यूल मूवमेंट्स करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो तेज़ मूव करते हैं। जब तेज़ मूव करते हैं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है, तो वो उन लॉक्स को, वो जो बॉन्ड होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनको तोड़ देते हैं, और उनको तोड़ने की वजह से वो इस लिक्विड से बाहर इस्केप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। और ये लिक्विड से escape of liquid molecules from the liquid, ठीक है, into atmosphere, इसको हम कहते हैं evaporation। क्या कहते हैं? evaporation। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, द लिक्विड दीज मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ द लिक्विड, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे मतलब फोर्स को तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से वो ऊपर बाहर निकल जाएंगे आउट ऑफ द लिक्विड और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट को हम क्या कहते हैं? evaporation। ठीक है? क्लियर? We can say that the phenomena in which a liquid is converted into its vapors, liquid किस में convert हो? vapors में, without external heating is called evaporation। external heating के बावजूद, मतलब external heating हम दे, उसके बगैर आपके पास अगर कोई लिक्विड आपके पास गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको आपने कहना है evaporation। क्योंकि evaporation आपने याद रखना है कि हर टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है? हर टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? इंक्रीज़। जैसे आप पानी को बाहर रखते हो तो वो इवापोरेट हो रहा होता है, उससे वेपर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे ही रख देते हो तो भी निकल रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम निकल रहे होते हैं, इसलिए आपको वो दिख नहीं रहे होते। तो आप उसको हीट देते हो, टेम्परेचर देते हो, और वो उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो वायलेंटली, ठीक है, तेज़ी से, तो तब वो वेपर्स भी बहुत तेज़ी से निकल रहे होते हैं, ज़्यादा निकल रहे होते हैं, तो आपको दिख जाते हैं वो बाम की शक्ल में, ठीक है, स्टीम्स की शक्ल में। तो आपको कह रहे हैं कि इवापोरेशन के लिए एक्सटर्नल हीटिंग ज़रूरी नहीं होती। यहाँ पे विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हीट ना दो, मतलब ये है कि इवापोरेशन का फिनोमेना होने के लिए, मतलब इवापोरेशन होने के लिए हीटिंग ज़रूरी नहीं होती। मतलब इवापोरेशन तब भी होगी जब आप हीटिंग नहीं दोगे, लेकिन वो कम होगी, ठीक है। क्या होगी? कम, लेकिन होगी तो सही ना। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि इवापोरेशन विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको मतलब हीट आप दे नहीं रहे हो, वो खुद ब खुद अगर हो रहा होता है तो उसको हम इवापोरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इवापोरेशन, ठीक है। क्लियर? समझ आ गया होगा आपको। ये तो डायग्रामेटिकली भी देखिए, ये आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल है बहुत सारे, जब इसको हम हीट मतलब इससे जो अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है वो मूवमेंट्स कर रहे एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, कंस्ट्रक्टिव कोलिजन भी होगी, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज़ हो जाए जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ सके तो वो इस लिक्विड सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये H2O का स्ट्रक्चर है, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएंगे, और जब ये बाहर निकलेंगे तो इस केस को, जिसमें आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप कर जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैसियस स्टेट, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं? इवापोरेशन, ठीक है। अब उसी सेंटेंस को विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग उसको एक्सप्लेन कराया गया है नीचे, आप देखें तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग का मतलब ये होता है, देखिए इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे होता है। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, जब इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है लिक्विड के वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कम। दैट इज़ वाई इवापोरेशन काज कूलिंग, जब भी इवापोरेशन होती है तो आपको कूलिंग काज होती है। आपने देखा होगा कि जब आपको पसीना आ जाता है और फिर आप एक फैन के एक पंखे के नीचे बैठ जाते हो, पंखे के नीचे बैठ जाते हो, तो क्या होता है कि आपको ठंड महसूस होती है। वो ठंड क्यों महसूस हो रही थी, क्योंकि आपके बॉडी से जो पसीना निकला होता है, जो वाटर आपके बॉडी पे पड़ा होता है, वो इवापोरेट होना स्टार्ट कर लेता है। क्या करना स्टार्ट कर लेता है, इवापोरेशन। वो मतलब कि उनके ऊपर जो हवा होती है उसको वो चल रही होती है, तो वो उनके इवापोरेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है। इवापोरेशन के लिए उनको हीट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो आपके बॉडी से लेते हैं। किससे लेते हैं, बॉडी के सराउंडिंग एरिया से, सराउंडिंग एरिया ऑफ द बॉडी से जब वो हीट एनर्जी ले रहे होते हैं और वो ऊपर भाग रहे होते हैं, इवापोरेट हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से वो जो सराउंडिंग की एनर्जी होती है जो उससे मॉलिक्यूल ले चुके होते हैं, उस सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम। और इस एनर्जी के कम होने को हम कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलिंग। आप अपनी लाइफ के साथ भी इसको लिंक कर सकते हो। जैसे कि कोई चोर होता है ना, जब वो आपके घर से कोई चीज़ लेके भागता है, कोई चीज़ लेके भागता है, फर्ज करे आपके घर खुदा ना खास्ता चोर आया हुआ है और वो आपके घर से कुछ चीज़ें उठा के ले जा रहा है, वो आपके परस करे कुछ जेवर है, पैसे है, सब उठा के वो भाग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके घर की इकोनॉमी डिक्रीज़ हो जाती है ना, उसमें डिक्लाइन आ जाता है, उसकी एनर्जी, आपके घर की एनर्जी कम हो जाती है, आपके पास उतने पैसे फिर नहीं रहते जब आपसे चोरी हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको कह रहे हैं कि जब आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, तो उनको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए या एस्केप इनटू एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर में एस्केप होने के लिए, भागने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है जो अपने सराउंडिंग से लेते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि इवापोरेशन काज कूलिंग, और आपको इसी वजह से ठंड महसूस होती है जब आपको पसीना आ जाता है और आप किसी ऐसी जगह पे बैठ जाते हो जहाँ पे फिर मतलब साया होता है या पंखा चल रहा होता है। ठीक है, अब इवापोरेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपको वो फैक्टर्स बताए गए हैं, जो फैक्टर्स पे इवापोरेशन डिपेंड करती है वो आपको बताए गए हैं। ओके, इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये मंदरजा झेल आपके पास फैक्टर्स है, अवामिल है जिस पे इवापोरेशन डिपेंड करती है। सबसे पहले है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, लिक्विड के सरफेस पे जो जितना जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस, हमने पढ़ा था कि इवापोरेशन जो है वो सरफेस से अकर होता है। कहाँ से अकर होता है, सरफेस से। ठीक है, तो सरफेस, क्योंकि वो सरफेस ही होता है जो एक्सपोज होता है ना टू एटमॉस्फेयर, तो हम तो इवापोरेशन एटमॉस्फेयर में एस्केप को कहते हैं कि जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं इनटू एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं ना। तो अगर सरफेस एरिया कम होगी तो इवापोरेशन क्या होगा, वो कम होगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा होगी, तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहते हो, आप इस तरह से कर सकते हो कि आप अपने बाइक में से ऑयल निकाल लें, उसको आप एक को थोड़ा सा आप जाम में ले लें और उतना ही मिकदार आप ग्लास में ले लें। किस में ले लें, ग्लास में। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपने अगर उसको ग्लास में लिया हुआ है वो वाला, और वो जो आपने जाम में लिया हुआ है, तो जाम वाला जल्दी इवापोरेट हो जाएगा बनिस्बत ग्लास वाले के। ठीक है, और अगर उसकी जगह आपने बोतल में भी लिया हुआ है तो बोतल वाला तो उससे भी ज़्यादा टाइम लेगा इवापोरेशन, मतलब वेपोराइज होने में ज़्यादा टाइम लेगा वो। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि आपके पास जाम का सरफेस एरिया, जाम में लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है बनिस्बत ग्लास के। ठीक है, और फिर ग्लास में आपके पास, अगर ग्लास की जगह आप कोई बारीक सा बोतल ले लेते हो, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया और भी कम हो जाता है। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना इवापोरेशन कम होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतना इवापोरेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको वो बताया गया है कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन का स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन कि इस पहले वाले जुमले का उल्टा, मतलब यहाँ पे लेसर द सरफेस एरिया कर दे तो lesser will be the rate of evaporation, lower will be the rate of evaporation। ठीक है, फिर टेम्परेचर,
रेट ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, तो रेट ऑफ ऑपरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब evaporation of liquid depends upon intermolecular forces. Stronger the intermolecular forces, lower या slow will be the rate of evaporation and vice versa. ठीक है, मतलब ये कि evaporation intermolecular force पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर आपके पास फोर्स ही स्ट्रांग हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, स्ट्रांग हो, तो तब वो काइनेटिक एनर्जी जो एक कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में कामयाब हो सकती है, वो इस स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में कामयाब नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से इवापोरेशन कम होगा। तो आप लिख सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और रेट ऑफ इवापोरेशन के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, क्या है, इन्वर्स। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन 1/, रेट ऑफ इवापोरेशन का मतलब होता है कि इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, क्या है, इन्वर्स। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए आपके पास जो पेट्रोल होते, डीजल पेट्रोल होते, स्पिरिट होते हैं, वो जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं बनिस्बत वाटर के, बनिस्बत शहद के, हनी के। ठीक है, फिर हनी अगर वाटर को हम मतलब कंपेयर कर ले तो वाटर जल्दी इवापोरेट हो जाता है बनिस्बत हनी के। तो यही आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रेट ऑफ इवापोरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आपको कह रहे फॉर एग्जांपल वाटर है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन अल्कोहल, तो उससे अल्कोहल जो है वो जल्दी इवापोरेट होगा बनिस्बत वाटर के। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से आप बाकी जो रिलेशन है उनको भी जनरलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको इससे सारा मामला समझ आ जाएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और रेट ऑफ इवापोरेशन के दरमियान क्या है, तो इन्वर्स रिलेशन है, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है, बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, रेट ऑफ इवापोरेशन। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी जो दो फैक्टर है उनकी भी हम रिलेशनशिप जनरलाइज करें तो इस तरह से आएगा आपके पास। ठीक, देखिए, सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, जबकि टेम्परेचर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। डायरेक्ट रिलेशन है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगा। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में फिर हम बाकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।